उत्तराखंड राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन बन रहा है ग्रामीण महिलाओं के जीवन का आधार। प्रदेश में आजीविका मिशन के तहत स्वयं सहायता समूहों की महिलाएं आज आर्थिक रूप से सशक्त हो रही हैं और साथ ही परिवार के लिए कंधे से कंधा मिलाते हुए नए आजीविका के अवसर प्राप्त कर रही हैं। उत्तराखंड सरकार ने कोरोना के इस मुश्किल समय में प्रतिबद्धता दिखाते हुए इन स्वयं सहायता समूहों को आर्थिक मदद प्रदान की है। सरकार ने राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़े स्वयं सहायता समूहों को कोविड-19 के तहत मदद के लिए लगभग 8,435 लाख स्वीकृत किए हैं, जिसमें 5,575 लाख की राशि अवमुक्त की जा चुकी है। प्रदेश में स्थित 30,365 स्वयं सहायता समूहों को बैंक ऋण ब्याज प्रतिपूर्ति हेतु लगभग 2,480 लाख की सहायता दी जा चुकी है और 159 क्लस्टर स्तरीय संगठनों को कोरोना काल की मुश्किलों से बचाते हुए 795 लाख की अनुदान सहायता भी दी जा चुकी है। इसी कड़ी में 42,989 स्वयं सहायता समूहों को स्वावलंबी बनाने हेतु अब तक लगभग 5,158 की आर्थिक सहायता उत्तराखंड सरकार द्वारा प्रदान की जा चुकी है। आज उत्तराखंड की हर महिला अबला से सबला होकर अपने और अपने परिवार का ख्याल रख रही है। उत्तराखंड राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन से मिल रहा ग्रामीण महिलाओं को सहारा, संवर रहा जीवन, सच हो रहे सपने और दूर हो रही महिलाओं की मुश्किलें। नमस्कार, देवभूमि समाचारों में आपका स्वागत है। आगे आप मेरे साथ देखेंगे उत्तराखंड से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरें विस्तार से, लेकिन सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। कुमाऊं मंडल के लिए 29 प्रचार वाहन को सीएम धामी ने दिखाई हरी झंडी। जनता तक पहुंचाएंगे सरकार की हर उपलब्धियां। घोषणा पत्र के लिए लोगों के जानेंगे सुझाव। लैंसडाउन क्षेत्रवासियों को सीएम धामी ने दी विकास योजनाओं की सौगात। 90 करोड़ की योजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा पौड़ी गढ़वाल के हर गांव में पहुंचेगी मूलभूत सुविधाएं। सीएम पुष्कर सिंह धामी का कांग्रेस पर बड़ा हमला। कहा सीडीएस और उनकी पत्नी समेत अफसरों के हेलीकॉप्टर हादसे के दिन कांग्रेस गोवा में मना रही थी जश्न। अस्कोट वन्य जीव अभ्यारण्य के इको सेंसिटिव जोन से मुक्त हुए 722 गांव। लंबे वक्त से हो रही थी मांग, अब विकास कार्यों में नहीं आएगी कोई रुकावट। और 2022 की विसात में देखिए चक्राता विधानसभा का चुनावी इतिहास। 4 बार से कांग्रेस का रहा कब्जा। इस बार बीजेपी कांग्रेस के साथ अन्य दल भी मैदान में। सवाल, क्या कांग्रेस दोहराएगी इतिहास? हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। हल्द्वानी पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कुमाऊं मंडल के लिए 29 मेरा सुझाव मेरा चुनाव नाम से एलईडी रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इन प्रचार वाहनों की मदद से हर विधानसभा में जाकर जनता को सरकार की उपलब्धियां गिनाई जाएंगी। इसके साथ ही बीजेपी अपने घोषणा पत्र के लिए जनता के सुझाव भी लेगी। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड को देश का सर्वश्रेष्ठ और आदर्श राज्य बनाने के लिए कहा कि सरकार लगातार प्रयास कर रही है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि बीजेपी 19 दिसंबर से कुमाऊं के जागेश्वर से विजय संकल्प यात्रा की शुरुआत करेगी। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक भी मौजूद रहे। जो हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बने, आदर्श राज्य बने, उसके लिए हम सभी के विचार जो है आमंत्रित करेंगे और हाँ, निश्चित रूप से सुझाव उसी पेटिका के माध्यम से लिए। वहीं खनन को लेकर वायरल पत्र के मामले पर मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि मामले की गहनता से जांच की जा रही है। इसके साथ ही अवैध खनन के मामले पर मुख्यमंत्री ने सरकार का बचाव कर कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली, ऐसी कांग्रेस की स्थिति हो गई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अवैध खनन का कोई भी मामला सामने आएगा तो इसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जिसके भी ओएसटी के वहाँ से सबसे पहले पत्र जारी हुआ है और पत्र जारी होते ही हमने उसको वहाँ से हटा दिया है। उसकी हम जांच कर रहे हैं गहनता से। और जहाँ तक अवैध खनन की बात या खनन की बात करते हैं, ये 900 बिल्ली खा के जो है वो 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली वाला हिसाब है। ये लोग जो है हमारे ऊपर जो है आरोप लगाते हैं। प्रधानमंत्री का कार्यक्रम कहाँ हो रहा है? कोई खनन नहीं हो रहा है, बिल्कुल सिस्टमेटिक हो रहा है। कहीं पर भी आप लोगों के माध्यम से, किसी के माध्यम से
एक भी कोई बात आएगी तो उस पर कार्रवाई होगी। ये लगातार हम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को पौड़ी के लैंसडाउन क्षेत्र में कई विकास योजनाओं की सौगात दी। उन्होंने करीब 90 करोड़ की लागत की 15 योजनाओं का शिलान्यास और 2 योजनाओं का लोकार्पण किया। इसके साथ ही कई विकास योजनाओं की घोषणा भी की। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने 5 महिलाओं को महिला लक्ष्मी किट और 10 स्वयं सहायता समूह के चेक बांटे। मुख्यमंत्री ने कहा कि मेरे मुख्य सेवक की भूमिका में आने के बाद बीजेपी सरकार ने बीते 5 महीनों में 500 से ज्यादा फैसले लिए हैं और जनता जनार्दन के आशीर्वाद से हर विकास कार्यों को वो संपन्न करेंगे। पौड़ी गढ़वाल के हर गांव में मूलभूत सुविधाएं पहुंचाएंगे, इस बात का भी उन्होंने दावा किया। वहीं पौड़ी में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कांग्रेस पर जमकर आरोप लगाए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ये भी कहा कि जिस वक्त पूरा देश सीडीएस विपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका रावत और अन्य अफसरों के हेलीकॉप्टर हादसे में दुख मना रहा था, उस वक्त कांग्रेस गोवा में जश्न मना रही थी। आपको बता दें कि सीडीएस जनरल विपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका और अन्य अफसरों की तमिलनाडु के कन्नूर में हेलीकॉप्टर हादसे में मौत हो गई थी। देश के अंदर देश की आजादी से लेकर 60 वर्षों तक इस देश के अंदर एक पार्टी का शासन रहा है और एक पार्टी के शासन में भी एक परिवार का शासन रहा है और उस एक परिवार के शासन ने हमेशा देश के साथ समझौते किए, देश के साथ खिलवाड़ किया। आज जब हमारे प्रिय लाल, हम सबके चहेते, जो उत्तराखंड के गौरव, भारत के गौरव, जहां हम इस गम में डूबे हुए हैं, वहां कांग्रेस पार्टी उनके शहीद होने पर, उनके इस निधन पर वो खुशियां मना रहे, गोवा में कहीं डांस कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए। आखिर इस देश में रह रहे हो, क्या आप इस देश में केवल सशरीर रह रहे हो? आपकी आत्मा कहीं और बसी हुई है। विधानसभा परिसर में बनाई गई सड़क की गुणवत्ता पर विभागीय मंत्री सतपाल महाराज ने सवाल उठाते हुए निरीक्षण के बाद जांच के आदेश दिए हैं। सतपाल महाराज ने कहा कि दोषियों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। आपको बता दें कि विधानसभा सत्र के मद्देनजर विधानसभा परिसर के अंदर वाहनों की आवाजाही सुगम बनाने के लिए कुछ ही दिनों पहले सड़क का निर्माण कराया गया, लेकिन शनिवार को विधानसभा पहुंचे सतपाल महाराज अपनी गाड़ी से नीचे उतरे तो उन्होंने सड़क जगह जगह से उखड़ी पाई। इस पर तुरंत उन्होंने मामले में जांच के आदेश दे डाले और इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी दोषी के खिलाफ, और इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी दोषी के खिलाफ। अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य के इको सेंसिटिव जोन की अंतिम अधिसूचना जारी होने के बाद इको सेंसिटिव जोन से 722 गांव मुक्त हो गए हैं। बड़ी राहत की बात यह है कि इन गांवों में अब विकास कार्य पहले के मुकाबले ज्यादा रफ्तार से हो सकेंगे। देखिए ये रिपोर्ट। अस्कोट वन्यजीव विहार के इको सेंसिटिव जोन में शामिल सभी गांवों को मुक्त करते हुए इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है। इको सेंसिटिव जोन से गांवों को हटने के बाद अब विकास कार्यों में किसी तरह की कोई रुकावट नहीं आएगी। इको सेंसिटिव जोन से गांवों को हटाने की लोग लंबे समय से मांग कर रहे थे। ये प्रदेश का पहला ऐसा इको सेंसिटिव होगा जिसमें एक भी गाँव शामिल नहीं होगा। ESZ यानी कि इको सेंसिटिव जोन का विस्तार अभ्यारण्य की सीमा के चारों तरफ 22 किलोमीटर तक है। इसका क्षेत्रफल 454.65 वर्ग किलोमीटर है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा के कारण अभ्यारण्य के पूर्वी, दक्षिणी और पश्चिमी भागों की तरफ से ESZ यानी कि इको सेंसिटिव जोन का शून्य विस्तार है, जबकि अन्य जगहों पर क्षेत्र में रहने वाले स्थानीय समुदाय और आदिम आदिवासी समूह के साथ सार्वजनिक परामर्श के कारण शून्य विस्तार है। आज मुझे कहते हुए खुशी हो रही है कि हमारा जो पिथौरागढ़ में अस्कोट जो वन्यजीव अभ्यारण्य है, सेंचुरी है, इको सेंसिटिव जोन है, जिसमें अगर हम 10 किलोमीटर की सीमा निर्धारित नहीं करते तो 10 किलोमीटर की इस सेंसिटिव जोन के क्षेत्र में 722 गांव इसके चपेट में आते और उन पे इको सेंसिटिव जोन के नियम कायदे कानून लागू होते और उससे इन 722 गांव में बिजली की योजना बनाना, पेयजल योजना बनाना, मार्ग से जोड़ना, ये एक बहुत बड़ी दिक्कत होती। आज ये पहला प्रयोग है और मैं सोचता हूं हमें सफलता मिली है इसमें।
यकीनन अस्कोट वन्यजीव अभयारण्य के इको सेंसिटिव जोन से मुक्त हुए 700 गांव के लोगों ने राहत की सांस ली है। अब उम्मीद है कि इन गांवों में विकास कार्यों में जो रुकावटें आ रही थी वो भी अब दूर होंगी और विकास कार्यों में तेजी आ पाएगी। टाइम टीवी के लिए देहरादून से आशीष तिवारी की रिपोर्ट। 2022 की बिसात में चक्राता विधानसभा सीट की बात करें तो अब तक के हुए विधानसभा चुनाव में इस सीट पर कांग्रेस अपना कब्जा जमाती आई है, या यूं कहें कि चक्राता कांग्रेस के सियासी गढ़ के नाम से भी मशहूर है। राज्य के विधानसभा चुनाव में इस सीट पर क्या कुछ सियासी समीकरण रहे और आगामी 2022 की बिसात के लिए क्या कुछ नई तस्वीर उभर कर सामने आ रही है, देखिए इसी पर हमारी ये खास रिपोर्ट। साल 2002 में पहली बार चक्राता विधानसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार प्रीतम सिंह विधायक चुने गए, जो वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका अदा कर रहे हैं। 2002 में कांग्रेस से चुनाव लड़े प्रीतम सिंह ने उत्तराखंड जनवादी पार्टी के प्रत्याशी मुन्ना सिंह चौहान को हराया। इसके बाद बारी आई विधानसभा चुनाव 2007 की। इस बार भी चक्राता सीट से कांग्रेस से दोबारा प्रीतम सिंह चुनाव मैदान में कूदे और उन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी मधु चौहान को हराया था। 2012 के विधानसभा चुनाव में एक बार फिर चक्राता सीट से कांग्रेस उम्मीदवार प्रीतम सिंह ने हैट्रिक लगाते हुए जीत का परचम लहराया और उत्तराखंड जनवादी पार्टी के उम्मीदवार मुन्ना सिंह को हार का स्वाद चखना पड़ा। वोट प्रतिशत की बात की जाए तो साल 2012 के विधानसभा चुनाव में प्रीतम सिंह को 33,187 वोट मिले थे, जबकि मुन्ना सिंह चौहान को 26,533 वोट मिले। तीसरे नंबर पर भाजपा पार्टी के उम्मीदवार कमला चौहान रही, जिन्हें 1,943 वोट मिले। जबकि वोट प्रतिशत की बात की जाए तो साल 2012 में कांग्रेस पार्टी का वोट शेयर 51.16% रहा। उत्तराखंड जनवादी पार्टी का वोट शेयर 40.9% और भाजपा का वोट शेयर 3% रहा। साल 2017 के विधानसभा चुनाव के आंकड़े कुछ इस तरह से रहे। इस सीट से कांग्रेस उम्मीदवार प्रीतम सिंह ने लगातार चौथी बार जीत हासिल की और तब तक पाला बदल चुके मुन्ना सिंह चौहान, जो कि बीजेपी पार्टी से चुनाव लड़े, उनको एक बार फिर हार का मुंह देखना पड़ा। वोट शेयर की बात की जाए तो साल 2017 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी का वोट शेयर 48.91 रहा, भाजपा को 46.75% और बसपा का वोट शेयर 3.32% रहा। बात 2022 की बिसात की करें तो जाहिर है कि कांग्रेस की तरफ से 4 बार इस सीट से विधायक चुने गए प्रीतम सिंह को कांग्रेस मैदान में उतारेगी। हालांकि बीजेपी से कौन उम्मीदवार होगा, इस पर से अभी तस्वीर साफ नहीं हो पाई है। वहीं आम आदमी पार्टी समेत सपा और बसपा भी चुनावी मैदान में इस सीट पर उम्मीदवारों को उतारेंगी। ऐसे में कुछ भी कह पाना जरा मुश्किल होगा। हाँ, इतना जरूर है कि अब तक इस सीट के इतिहास पर कांग्रेस ही फतह करती आई है, लेकिन क्या इस बार कुछ परिवर्तन होगा या एक और इतिहास कांग्रेस अपने नाम करेगी, ये भी देखना होगा। टाइम टीवी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, देहरादून। उत्तराखंड में 2022 की बिसात में जनाधार जुटाने के लिए राजनीतिक दल हर हथकंडे अपना रहे हैं, फिर वो चाहे घर घर जाकर ही क्यों न जनता का समर्थन जुटाने के लिए हो। इसके लिए बाकायदा सियासी दलों ने पोस्टर पॉलिटिक्स का सहारा लेना भी शुरू कर दिया है। बैनर पोस्टर के सहारे उत्तराखंड में राजनीतिक दल मुद्दों को उठाकर वोट बैंक साधने की कोशिशों में है। कुल मिलाकर देखा जाए तो सूबे में पोस्टर पॉलिटिक्स का दौर अपने पूरे शबाब पर है। प्रदेश की जनता अब तक 4 विधानसभा चुनाव देख चुकी है और 5वें विधानसभा चुनाव की दहलीज पर उत्तराखंड राज्य खड़ा है। 1 या 2 महीने के बाद प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग होनी है। लिहाजा 2022 की बिसात में जीत हासिल करने के लिए सियासी दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर चल ही रहा है। इसके साथ अब पोस्टर पॉलिटिक्स भी अपने चरम पर है। सियासी पार्टियों के बड़े नेताओं की रैली और जनसभा के लिए राजनीतिक दल पोस्टर पॉलिटिक्स पर खुलकर खर्चा कर रहे हैं। राज्य के चुनावी इतिहास को उठाकर देखा जाए तो हमेशा ही मुकाबला राष्ट्रीय दलों के बीच ही देखा गया है। हालांकि तीसरे विकल्प के तौर पर बसपा, सपा, यूकेडी समेत कई दल चुनावी मैदान में उतरते तो आए हैं, लेकिन सत्ता बनाने का मौका अभी तक बीजेपी कांग्रेस को ही मिला है। मगर 2022 की बिसात में चुनावी समीकरण पूरी तरह से बदल चुके हैं। सियासी जमीन की तलाश में पहली बार आम आदमी पार्टी सभी विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ बीजेपी कांग्रेस को चुनौती दे चुकी है। अब सियासी दलों के सामने चुनावी लड़ाई को जीतना किसी जंग से कम नहीं रहा। इस जंग में राजनीतिक दलों को पोस्टर पॉलिटिक्स का खूब साथ मिल रहा है।
सियासी दलों के बड़े बड़े बैनर और पोस्टर पर सियासी दल अपने वादे और उपलब्धियों को चस्पाकर शहर भर में इसका प्रचार कर रहे हैं, ताकि लोगों तक उनके वादे और दावों की छाप छोड़ी जाए। राज्य में वर्तमान में बीजेपी की सरकार है, लिहाजा शहर भर में बीजेपी ने अपनी उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने के लिए पोस्टर पॉलिटिक्स का सहारा लिया है। बीजेपी के इन पोस्टर्स में धामी सरकार की उपलब्धियों के बारे में और योजनाओं के बारे में जिक्र किया गया है। यही नहीं, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी की रैली के लिए शहर भर को बीजेपी ने पोस्टर से पाट दिया था। ऐसा हाल सिर्फ बीजेपी ही नहीं, बल्कि पहली बार चुनाव लड़ रही आम आदमी पार्टी का भी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की फ्री पॉलिटिक्स के पोस्टर उनके आने पर शहर भर में चस्पा करा दिए गए थे, ताकि पार्टी वोटर्स को अपनी तरफ खींच सके। हाल कांग्रेस की भी जुदा नहीं है, बस फर्क सिर्फ इतना है कि बड़े बड़े बैनर पोस्टर ही ना सही, लेकिन संकल्प पत्र पर सरकार की नाकामियों का बखान कर हर गांव अभियान के तहत जनता के बीच जाने की कोशिशें खूब हो रही हैं। ऐसे में सवाल ये है कि सियासी दलों के फेंके गए इस पैतरे के फेर में जनता फंसेगी या राजनीतिक दलों को ये सियासी सौदा महंगा पड़ेगा, ये देखना बाकी है। टाइम टीवी के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने विधानसभा के आखिरी सत्र को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि सत्र में विपक्ष की तरफ से 9 विधायक 90 साबित हुए हैं। सत्र में महंगाई, बेरोजगारी, खनन और भ्रष्टाचार के मसलों को नेता प्रतिपक्ष ने उठाया है और अब कांग्रेस इन सभी मुद्दों को लेकर 18 दिसंबर से आंदोलन शुरू करेगी। इसके साथ ही हरीश रावत ने कहा कि बीजेपी सरकार ने बेरोजगारों और कर्मियों की आवाज को दबाने की कोशिश की है। वहीं हरीश रावत ने यह भी कहा कि भराड़ीसैंण में सीडीएस दिवंगत विपिन रावत, उनकी पत्नी समेत सभी अकाल निधन वाले अफसरों को श्रद्धांजलि दी गई है। साथ ही गैरसैंण में विधानसभा भवन का नाम विपिन रावत के नाम पर रखे जाने की उन्होंने मांग की है। एक शानदार परफॉर्मेंस के लिए मैं भी, अध्यक्ष जी भी, सारे कांग्रेस अपने 9 विधायकों को बहुत बहुत बधाई। और वो 90 साबित हुए, हमारे 9 विधायक 90 साबित हुए। इस सत्र में कांग्रेस पार्टी महंगाई, अवैध खनन, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी, ये 4 ज्वलंत सवालों पर राज्य के सामने खड़ी 4 ज्वलंत चुनौतियों पर सत्तारूढ़ दल को पूर्णतः बेनकाब करने में बहुत सफल रही है। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार टैब खरीद में घोटाला कर रही है। इसके साथ ही धामी सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए गणेश गोदियाल ने बिना नाम लिए कहा कि शासन के 3 वरिष्ठ अधिकारी सरकार के भ्रष्टाचार में साथ दे रहे हैं। सहकारी विभाग में 5-5 लाख रुपए में नौकरी बांटी जा रही है। भ्रष्टाचार अधिकारियों को धामी सरकार शह दे रही है। उस टैग परचेजिंग प्रक्रिया में उस समय आप लोगों को याद होगा कि उस विभाग के वरिष्ठतम अधिकारी ने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अनिच्छा जाहिर की थी कि मैं इसमें नहीं रहना उनको था और अपने को अलग कर दिया था। या तो लंबी छुट्टी चले गए या उस प्रक्रिया से हटकर अलग हो गए। उसके बाद एक बड़े सूरमा को ये काम सौंपा गया और आज पुनः वो टैब खरीद प्रक्रिया आरोपों के घेरे में है। आज मैं दावे के साथ इस बात को कह रहा हूं कि हमारे प्रदेश में बेरोजगारी बड़ा मुद्दा तो थी ही, लेकिन वर्तमान धामी सरकार बेरोजगारी से भी बड़ा मुद्दा जो बनने जा रहा है वो भ्रष्टाचार का मुद्दा। विमान हादसे को लेकर योग गुरु बाबा रामदेव ने चिंता जताई है। इतना ही नहीं, उन्होंने इस हादसे को साजिश करार दिया है। बाबा रामदेव ने कहा कि जिस हेलीकॉप्टर में देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री जैसे लोग सफर करते हैं, उसका दुर्घटनाग्रस्त होना अपने आप में एक बड़ी चिंता का विषय है। कहीं ना कहीं इसके पीछे कोई साजिश हो सकती है, ऐसा भी उन्होंने संभावना जताई है और इसकी जांच की उन्होंने मांग की है। इसके साथ ही उन्होंने सीडीएस विपिन रावत को भारत रत्न से सम्मानित करने की बात कही। वीर पराक्रमी सीडीएस को खोना ये देश की एक अपूर्णीय क्षति है और इसके पूरे रहस्य तो थोड़े दिनों में सामने आ जाएंगे।
लेकिन किसी भी देशवासी को यकीन नहीं हो रहा है जिन हेलीकॉप्टर्स में जिस तरह के हेलीकॉप्टर्स में हमारे देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति चलते हैं, इसी हेलीकॉप्टर में मैंने सुना है कि हमारे प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जी ने भी उड़ान भरी है। और ऐसे हेलीकॉप्टर का अचानक क्रैश हो जाना यह अपने आप में बहुत सारे प्रश्न खड़े करता है। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल 14 दिसंबर को काशीपुर में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। चुनाव कैंपेन कमेटी के अध्यक्ष दीपक बाली ने बताया कि आप सुप्रीमो का ये 5वां दौरा है, जिसमें उत्तराखंड की जनता को केजरीवाल तोहफे के रूप में कई घोषणाएं भी दे सकते हैं। उनके दौरे को लेकर कार्यकर्ता तैयारियों में जुटे हुए हैं। ये 14 दिसंबर की जो तारीख है वो माननीय अरविंद केजरीवाल जी के दौरे को लेकर फाइनल हुई है और तैयारियां लगभग सब पूरी हो चुकी हैं और अपार जन समर्थन मिल रहा है। और रामलीला ग्राउंड में 14 दिसंबर को काशीपुर के रामलीला ग्राउंड में 1 बजे माननीय अरविंद केजरीवाल जी जनसभा को संबोधित करेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि आज तक ऐसी जनसभा, ऐसी रैली और ऐसी जनता का इतना अपार जनसमूह शायद कभी ना हुआ हो काशीपुर में। बाकी उस दिन आप लोग होंगे ही तो आप और बेहतर तरीके से बताएंगे। उत्तराखंड में बढ़ते कोरोना के मामले को देखते हुए अब प्रशासन ने सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। ऐसे में एयरपोर्ट पर दोनों वैक्सीन की डोज और कोविड की नेगेटिव रिपोर्ट लाने पर ही राज्य में एंट्री मिल रही है। इसके अलावा बॉर्डर पर रैंडम चेकिंग की जा रही है। हालांकि सड़क मार्ग से आने वाले लोग जिन पर कोविड की दोनों वैक्सीन लगाने का सर्टिफिकेट है, उनको एंट्री मिल रही है। देखिए, लगातार हम लोग जो है चेकिंग कर रहे हैं। RT-PCR चेकिंग हम एयरपोर्ट में हर जो व्यक्ति जो बाहर से आ रहा है उसका हम लोग RT-PCR चेकिंग कर रहे हैं। और जो हमारा बॉर्डर है, आशारोडी बॉर्डर, वहाँ पे रैंडमली हम RT-PCR चेकिंग कर रहे हैं। अब तक फ़िलहाल ओमिक्रॉन वायरस होने की पुष्टि यहाँ पे जनपद देहरादून में अभी फ़िलहाल नहीं हुई है, क्योंकि हम जितने भी केसेस होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए डून मेडिकल कॉलेज हम लोग भेजते हैं। और अभी तक कोई आधिकारिक तौर पे इसकी पुष्टि फ़िलहाल नहीं हुई है ओमिक्रॉन की। नैनीताल में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसमें 5000 से ज़्यादा वादों का मौके पर ही निस्तारण किया गया और करोड़ों रुपए की धनराशि दिलाई गई। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव जिला जज RK खुलबे ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में काफी संख्या में आए हुए वादों का निस्तारण किया गया। इस लोक अदालत के निर्णय के विरुद्ध कोई अपील का प्रावधान नहीं है, तो वो निर्णय जो है वो अंतिम हो जाता है। विवाद हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है, दोनों पक्षकार प्रसन्न हो जाते हैं। तो इसको और आगे हमें ज़रूरत है कि हम इस पर और अधिक प्रयास करें, वादकारी हमारे आम जनता और जागरूक हो और अधिक से अधिक मामलों को अपनी राष्ट्रीय लोक अदालत में संदर्भित करवाएं ताकि उनको शीघ्र न्याय मिल सके। खटीमा में नंदा गौरा योजना के तहत छात्रों द्वारा आवेदन की मांग को बढ़ा दिया गया है। नंदा गौरा योजना के तहत काफी समय से छात्र आवेदन बढ़ाने की मांग कर रहे थे। तहसीलदार यूसुफ अली ने बताया कि गौरा नंदा योजना के तहत छात्रों को आवेदन करने का समय बढ़ाकर 17 दिसंबर तक कर दिया गया है। ये जो है माननीय शासन द्वारा जो है पहले 7 तारीख थी, अब जो है उसकी अंतिम तारीख जो है 17 दिसंबर कर दी गई है। और इस संबंध में जो है समाज कल्याण और बाल विकास को जो है आपस में सामंजस्य बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं उप जिलाधिकारी महोदय द्वारा, जिससे कि कोई भी जो पात्र है वो जो है उससे वंचित ना रह जाए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन जाते जाते एक नजर हेडलाइंस पर। नमस्कार। कुमाऊं मंडल के लिए 29 प्रचार वाहन को सीएम धामी ने दिखाई हरी झंडी। जनता तक पहुंचाएंगे सरकार की हर उपलब्धियां। घोषणा पत्र के लिए लोगों के जानेंगे सुझाव। लैंसडाउन क्षेत्रवासियों को सीएम धामी ने दी विकास योजनाओं की सौगात। 90 करोड़ की योजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा पौड़ी गढ़वाल के हर गांव में पहुंचेगी मूलभूत सुविधाएं। सीएम पुष्कर सिंह धामी का कांग्रेस पर बड़ा हमला। कहा सीडीएस और उनकी पत्नी समेत अफसरों के हेलीकॉप्टर हादसे के दिन कांग्रेस गोवा में मना रही थी जश्न। अस्कोट वन्य जीव अभ्यारण्य के इको सेंसिटिव जोन से मुक्त हुए 722 गांव। लंबे वक्त से हो रही थी मांग, अब विकास कार्यों में नहीं आएगी कोई रुकावट। और 2022 की विसात में देखिए चक्राता विधानसभा का चुनावी इतिहास। 4 बार से कांग्रेस का रहा कब्जा। इस बार बीजेपी कांग्रेस के साथ अन्य दल भी मैदान में। सवाल, क्या कांग्रेस दोहराएगी इतिहास?